नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ लक्ष्मण सेन के पंचरत्न। मैं कई बार आपको चर्चा किया हूँ और कई वीडियो में बना रहा हूँ और बनाया भी हूँ कि भारत में आपको नवरत्न करने वाले जो शासक थे, उसमें आपको सबसे पहला जो शासक थे वह गुप्त वंश के थे और वह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और विक्रमादित्य के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनको स्वर्ण युग कहा जाता है। उस पीरियड को, उस स्वर्ण युग के निर्माता जो थे नवरत्न रखे थे। उनके नवरत्न जो थे, नौ अपने अपने क्षेत्रों के मीन्स साहित्य के संवर्धन हेतु उन्होंने जो काम किया है वह एक दस्तावेज के रूप में है और सही में वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और स्वर्णकाल कहा जाएगा। तो उनके नवरत्न थे। मैं आपको और भी चर्चा कर देना चाहता हूं कि अकबर के भी नवरत्न थे, लेकिन अकबर के नवरत्न में नवरत्न जो थे वह सबके सब विद्वान ही नहीं थे। कुछ आपको सेनापति रहे, जो बहुत ही अच्छे सेनापति रहे। कुछ जो हैं सो आपको संगीत के बड़े मूर्धन्य विद्वान थे। कुछ जो हैं आपको राजनीति से संबंधित रहे। तो उसमें मिला-जुला के बहुत सारे विद्या के धाराओं में वह से जुड़े हुए थे और प्रशासनिक भी थे, हास्य कवि विदूषक भी थे। तो कई तरह के लोग थे, लेकिन वो भी नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न में अकबर के जो नवरत्न थे, वह नवरत्न जो थे वह अपने अपने क्षेत्रों के मूर्धन्य लोग थे। काफ़ी विद्वान शिरोमणि थे और अलग-अलग क्षेत्रों के अलग-अलग विधाओं के लोग थे। जैसे सेनापति थे, मानसिंह सेनापति थे। जैसे आपको तानसेन संगीतज्ञ थे। आपको मुल्ला दो प्याजा जो थे वह किचन से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने फिर से राजनीतिक चीज़ों में भी काफ़ी योगदान दिया। तो इस तरह के लोग अलग-अलग विधाओं के थे। उसी तरह से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक और हैं आपको विजयनगर साम्राज्य, कृष्णदेव राय, वह रखे हुए थे, अष्टदिग्गज रखे थे। तो उस अष्टदिग्गज में आठों जो थे तेलुगु के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान थे। 8 दिग्गज, आठों तेलुगु के थे, लेकिन वो लोग संस्कृत के भी मूर्धन्य विद्वान थे। तो वह तेलुगु साहित्य के मूर्धन्य थे और इसलिए उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। राजनीतिक से, प्रशासनिक से, सेनापति से संबंधित वो लोग नहीं थे। तो नवरत्न में आपको जो ये थे, आपको कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज जो थे वो, और नवरत्न में विक्रमादित्य के, वह केवल और केवल विद्वान थे। लेकिन आपको मैं जो बतला रहा हूँ, मराठा जो छत्रपति शिवाजी थे, वह छत्रपति शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, वो हर एक अलग-अलग क्षेत्रों के लोग थे। जैसे सेनापति थे, उसमें न्याय के जानकार भी थे, वह जो हैं विद्वान भी थे। तो उसमें अष्टप्रधान में सभी अपने-अपनी विधाओं माने अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों को, जो श्रेष्ठतम और सर्वप्रमुख लोग थे, उनको उन्होंने रखा था अष्टप्रधान में। ठीक उसी तरह से भी उससे पूर्व जो अकबर थे, वह एकदम आप समझ लीजिए अकबर और ये जो थे छत्रपति शिवाजी, दोनों का अपने अलग-अलग विधाओं के लोग रखे थे। ये 9 आदमी को रखे थे, इसलिए नवरत्न अकबर के कहलाते थे। और शिवाजी जो थे छत्रपति शिवाजी, वो भी 8 आदमी को रखे थे, अपने-अपने क्षेत्रों के दिग्गज लोग थे, ठीक है ना? ये रखे थे। लेकिन केवल और केवल विद्वान
अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय रखे थे और नवरत्न में वह केवल और केवल वह विद्वान रखे थे, वह विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य रखे थे। मैं यहाँ पर जो चर्चा करने जा रहा हूँ लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन सेन वंश के थे और यह बंगाल क्षेत्रों में इनका आधिपत्य था। और आपको बता देते हैं कि सेन वंश का बिहार में भी इनका शासन रहा है। इसलिए बीपीएससी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पाल वंश और पाल वंश के खत्म होने पर सेन वंश आए तो सेन वंश के इसलिए क्योंकि सेन वंश का और आपका बहुत अच्छा संबंध रहा है और क्षेत्र भी रहा है। आपको बिहार इसलिए हम लोगों को बहुत बढ़िया से पढ़ना है बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए, बंगाल पीसीएस के लिए और अन्य जो पीसीएस हैं उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप ये हम बतला देते हैं लक्ष्मण सेन के जो पंचरत्न थे वह पांचों के पांचों जो थे पंच कवि भी इनको कहा जाता है। मीन्स पांचों के पांचों विद्वान कवि थे और वह जो है इनकी जो कविताएं थी, इनकी जो रचनाएं थी आज भी जीवंत लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। और यह परीक्षाओं के ध्यान में उसके मद्देनजर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ही अति महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आद्योपांत आप इसको देखेंगे और इसको जरूर मनन करेंगे और आपको बहुत रुचिकर ही नहीं बीपीएससी यूपीएससी और बंगाल पीसीएस को ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। उड़ीसा पीसीएस में भी यह आता है क्योंकि उड़ीसा और बंगाल और बिहार सब एक थे। इसलिए इस तीनों स्टेट और यूपीएससी के लिए यह रामबाण है, यह बहुत ही पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और आपको लक्ष्मण सेन के तो बारे में आप जान ही रहे हैं। बांग्लादेश के बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी लक्ष्मण सेन की चर्चाएं हैं, उनके कवियों की चर्चाएं हैं और यह क्षेत्र भी उनका था। तो इससे बांग्लादेश के भी विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे और समझेंगे क्योंकि उनके बहुत सारे पाठ्यक्रमों में भी इनकी चर्चाएं हैं। आइए मैं आपको पूरी सांगोपांग व्याख्या ही नहीं समुचीन इसके आपको पूरे विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए, मैं सबसे पहला इसमें सबसे मूर्धन्य विद्वान जयदेव थे और जयदेव के गीत गोविंद को कौन नहीं जानता है। लेकिन जयदेव की इसलिए मैं प्रमुखता दिया हूँ क्योंकि इनके जन्म पर कई कंट्रोवर्सी आई है और उस कंट्रोवर्सी में इनके 3 राज्यों में इनके जन्म के बारे में चर्चा है कि बिहार वाले लोग कहते हैं कि बिहार में जन्म लिए हैं, बंगाल वाले लोग कहते हैं बंगाल में जन्म लिए हैं, उड़ीसा वाले लोग कहते हैं उड़ीसा में। तो कई इतिहासकार और विद्वान इनके बारे में विभिन्न तर्क देते हैं और लेकिन हमको सभी चीज़ों को रखना है क्योंकि कंपटीशन में हम लोगों को विवाद नहीं करना है, बल्कि जो आपको दिया जाता है उसके आधार पर आपको उस समय निर्णय लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इनके जन्म के बारे में बता दिया जाएगा। लास्ट में जो ऑप्शन होता है कि ऊपर वर्णित एक से अधिक, तो ऐसा प्रश्न आएगा तो उसी पर आप टिक मार्क करेंगे क्योंकि इनके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। जो भी हो, हम लोगों को तो पढ़ना है, हम लोगों को कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है क्योंकि कंट्रोवर्सी में जाने से हम लोगों को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर उनकी जो मूर्ति है, यह मूर्ति बहुत ही अद्भुत है, लेकिन इसको तोड़ दिया गया और इस तोड़ दिया गया आप जान ही रहे हैं जो परिस्थितियां थी और उस परिस्थितियों में बहुत सारे लोग जो हैं इसको तोड़ दिए और जिसके कारण यह टूटी फूटी स्थिति में है। लेकिन यह जयदेव की मूर्ति बहुत ही
अच्छी दिखती है इतने दिनों के बाद भी। या स्थापत्य का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। और जयदेव का यहाँ जो है आपका तस्वीर है, ये इनकी जो आभाएँ हैं, इनकी जो आपको प्रस्तुत होता है, लगता है कि आज भी जयदेव ध्यान मस्त होकर के आपको हम लोगों को कुछ बता रहे हैं। ऐसी मूर्ति देख कर के बहुत ही खुशी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है कि इनके सामने बैठे रहें और इनसे कुछ सीखते रहें। तो यह जो है मैं बता रहा हूँ 1170 ईस्वी में 1170 ईस्वी सन में इनका जन्म है। उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास केंदुविल्व ग्राम में हुआ है। जन्म को लेकर मैंने बताया ही कई कंट्रोवर्सी है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा में मतभेद जारी है। बिहार वासियों के तहत इनका जन्म जो है केंदुली झंझारपुर जो है मधुबनी जिला में है, ठीक है ना, वहाँ पर हुआ है। मैं संजोग से झंझारपुर मैं कई बार गया हूँ, कई बार चर्चाएं सुनता हूँ, क्योंकि जयदेव के जो गीत हैं वह गीत आज भी वहाँ गूंजते हैं और वहाँ की महिलाएं गाती हैं। और विद्यापति से इनकी काफ़ी समानता है इनके गीतों में। तो महिलाएं आज भी इनकी गीत गाती है और इनकी कविताएं गाती है। तो वह आपको इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं यह केंदुली झंझारपुर में इनका जन्म हुआ। बंगाल वासियों के तहत जयदेव केंदुली में जन्म लिए हैं, वीरभूम जिले में है। वहाँ तो बंगाल में तो मैक्सिमम कहते ही हैं विद्वान कि बंगाल में हुआ है। उड़ीसा वासियों के अनुसार उनके इतिहासकारों के अनुसार वह कहते हैं कि कंदुली शासन पुरी के पास है, लेकिन पुरी से इनका अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। तो इससे लगता है कि हो सकता है कि पुरी में हो, लेकिन इस पर अभी बहुत रिसर्चेज इज गोइंग ऑन, अभी भी रिसर्च चल रहे हैं। कंक्रीट डिसीजन आएगा, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं जो आए हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। इनकी सबसे सुप्रसिद्ध जो रचना है आप जान रहे हैं कि यहाँ पर आप जयदेव को आप देख रहे हैं और गीत गोविंद इनकी सबसे प्रमुख है। संस्कृत भाषा में मधुरिम गीत है और यह जो आपको बता रहे हैं यह मधुरिम गीत है जो आप गेय है, आप गा सकते हैं। और आपको एक बात बता देते हैं, कई कवि हैं, कई रचनाकार हैं जो वैदर्भी रीति में लिखते हैं। उसमें वैदर्भी रीति का सबसे बड़ी महत्व है कि उसमें माधुर्य आ जाता है और माधुर्य व्यंजक व्यंजक वर्ण है। मीन्स माधुर्य मीन्स उसमें आपको कहीं न कहीं आपको सुनने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, गाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यह वर्ण ही ऐसा है, ऐसे वैदर्भी रीति है जिसमें गेय है और सुनने में यह बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इनके जो है 12 सर्ग है, गीत गोविंद के 12 सर्ग है। सर्ग का मतलब होता है अध्याय होता है। यह आप मैं कई बार बताया है कि बहुत सारी पुस्तकों में, संस्कृत के पुस्तकों में कहीं आप सुनेंगे उच्छ्वास सुनेंगे, कहीं आप उच्छ्वास सुनेंगे, कहीं आप सुनेंगे, आपको यह जो है उच्छ्वास तो आप सुनेंगे ही, कहीं आप सर्ग सुनेंगे, कहीं आप पाद सुनेंगे, कई तरह के आपका है। लेकिन ये सब का मतलब होता है जनरली जो आजकल के विद्यार्थी हैं वह समझ लीजिए यह पाठ है। अंग्रेजी में इसको हम लेसन कह सकते हैं, मीन्स चैप्टर भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको लेसन कहते हैं। तो यह कई होते हैं, ठीक है ना, अंक भी होते हैं, ठीक है ना, आपको कांड भी होते हैं, कई होते हैं, कांड भी हैं, आपका उसके बाद आपका अंक भी होता है, कई चीज़ें होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता रहा है 12 सर्ग मीन्स 12 अध्याय में है, 24 प्रबंध है मीन्स खंड है,
24 प्रबंध है, खंड है, इसका मतलब है बहुत विस्तार में है। और पदों में जो है प्रत्येक पद में इनके अथवा गीत में 8 पद हैं। 4 पद वाला गीत नहीं, 8 पद वाला है। तो आप समझिए कि यह पुस्तक बहुत ही बड़ी पुस्तक है और 8 पद तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और आठों पद दिया गया है। और इस पुस्तक की सबसे बड़ी एक खूबी आपको बता दे रहे हैं कि जम्मू और कांगड़ा में बसोहली शैली के चित्र जो हैं इस पर आधारित चित्र हैं। पूरी चित्रांकन है इस पुस्तक का, तो आपको और मधुरम लगेगा और प्रियगर लगेगा कि यह पढ़ने में बड़ा ही अच्छा लगता है। चित्रांकन जब प्रस्तुत हो जाता है, कोई भी चीज आपका जान ही रहे चित्रों के सहारे पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जो बहुत ज्ञानी हैं या ज्ञानी नहीं है, दोनों के लिए चित्रांकन जो है एक वे है समझने का और एक वे है प्रेजेंटेशन करने का। तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति विजय के रचयिता ने इनको श्रीमद् भागवताकार व्यास का अवतार कहा। अब यह समझिए जो व्यास के अवतार हैं, आप समझ सकते हैं वेद व्यास जो वेद की रचना किए, 18 पुराण की रचना किए, ठीक है ना? जो 18 पुराण की रचना करने वाले और चारों वेद की रचना करने वाले वेद व्यास के अवतार हैं, तो आप ये बहुत बड़ी बात है, इसको साधारण रूप में नहीं रख सकते हैं। कहा ही जाता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपिंडनम। मीन्स 18 पुराण तो उनके अवतार हैं। तो इसका मतलब है बहुत बड़ी इनको उपाधि दी गई है भक्ति विजय के रचयिता के द्वारा। इसके अलावे रति मंजरी है, पीयूष लाहिड़ी की रचना है। पीयूष लाहिड़ी गीत गोविंद के समान राधा और कृष्ण के प्रेम संबंध जो नैसर्गिक प्रेम संबंध है उस पर आधारित है। तेलुगु में इसका अनुवाद हुआ है, वविला सोमयाजुलु द्वारा किया गया है। तेलुगु विश्वविद्यालय द्वारा 1993 में प्रकाशित किया गया है। मीन्स साउथ में भी यह जो है इनकी धमक और इनकी गमक, इनकी गीतों का पहुँच गया है और उसको तेलुगु में अनुवाद करना आप समझ सकते हैं कि यह किस ओज के कवि थे, आप समझ ही सकते हैं। जयदेव की रचना के कुछ अंश को, अब यह तो बहुत बड़ी बात है कि गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं सिखों के बड़े ही आदरणीय और धार्मिक पुस्तक है और वह जो है उसमें इनकी अंश को समाहित करना एक बहुत बड़ी बात है। इनके साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनसे इतने प्रेरित हो गए जो आप गढ़वाल जो नरेश है, राणा कुंभा, जो अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, 1-2 नहीं लगभग विंशाधिक युद्ध लड़े और सभी में उनकी जीत हुई है। जबकि वह मात्र 13 वर्ष की अवस्था में, मात्र 12-13 वर्ष की अवस्था में वह गद्दी प्राप्त किए और उन्होंने इन पर टीका लिखा है। टीका का मतलब होता है आपको क्रिटिक्स, क्रिटिक्स लिखना। टीका टीका जो होते हैं क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है ना? तो यह जो है आपको यह लिखे हैं जयदेव के गीत गोविंद पर टीका और उस टीका का नाम है इसिक प्रिया। यह बहुत बड़ी बात है, एक राजा के द्वारा लिखना और वो भी टीका। मीन्स उनकी जो जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितनी भी उस काव्य में अच्छाइयाँ थी उसको निकालना और जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी उसको भी लोगों को उद्भाषित और उद्घोषित करना कि यह इनकी गुण है, इनकी अच्छाइयाँ हैं, उस पर टीका लिखना बहुत ही कठिन काम है और वह कठिन काम इन्होंने किया है आपको राणा कुंभा। तो आप इनकी महत्व को आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। कई दृष्टिकोण से इसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गीत गोविंद का पद्यानुवाद किया है। जैसे संस्कृत में है उसी को हिंदी में किए हैं। आप इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। इसको आप सहेज के रख सकते हैं। यह पठनीय नहीं है, इसको आप बहुत बढ़िया से सहेज के रख भी सकते हैं। 1245 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए मैं आगे और बता रहा हूँ। धोइन, धोइन जो थे दूसरे इनके आपको पंचरत्न जो कवि हैं, पंच कवि जिसको हम कहते हैं, पंचरत्न भी कहे जाते हैं, उसमें धोइन है। तो धोइन जो आपको मैं बतला रहा हूँ, धोइन के कई नाम को कई इतिहासकार और कई विद्वान ने चर्चा किया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। धोइन के नामों में थोड़ी-सी मतांतर है, लेकिन वह धोइन ही है और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध आपको पंचरत्नों में से थे। इनकी जो रचना है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, पवनदूतम है। पवनदूतम जो है मेघदूतम के समान है, कालिदास के मेघदूतम के समान है। ठीक है ना? पवनदूतम। मैं इनके बारे में थोड़ा-सा इनकी व्यक्तिगत चीज़ों को भी चर्चा कर दे रहा हूँ। या इनका जन्म नवद्वीप में वैद्य परिवार में हुआ। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये पंच जो आपको रत्न थे, पंचकवि थे, पाँचों जो थे यह ब्राह्मण थे। यह आप जान लीजिए। पाँचों ब्राह्मण थे और ब्राह्मण तो विद्वता के लिए प्रसिद्ध होते ही हैं। ये पाँचों ब्राह्मण थे, इसको पाँचों पंचरत्न जो थे यह मैं आपको लिख देता हूँ। पंचरत्न में जितने भी थे वह सभी के सभी यह ब्राह्मण थे। इसको ध्यान रखिएगा। ये लक्ष्मण सेन के पंचरत्नों में से एक रत्न हुआ करता था। कहीं-कहीं इनको धोई कविराज के रूप में भी कहा जाता है। धोई कविराज, वैसे आप पढ़े होंगे, मैंने चर्चा भी किया है वीडियो में। कविराज की उपाधि जो है समुद्रगुप्त को दी गई थी, लेकिन यहाँ पर धोई कविराज कहा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। इनकी मैंने आपको बताए हैं, पवनदूतम नामक इनकी रचना है। कालिदास के मेघदूतम से इनकी बहुत समानता है, उसी की तरह है। और उन्होंने मेघ को दूत के रूप में माना है और यहाँ पर जो है पवन को यहाँ पर दूत के रूप में माना है। और इस पुस्तक में आपको 104 श्लोक है, ठीक है ना? जिसमें 48 श्लोकों में दक्षिण के चंदन पर्वत से बंगाल के विजयपुरा में राजा लक्ष्मण के महल तक हवा की यात्रा का वर्णन है। आपको बता रहे हैं एकदम उसी पैटर्न में लिखा गया है। वहाँ पर भी पर्वतों का एक पर्वत से दूसरे पर्वत कैसे मेघ भ्रमण करते हैं और कैसे संवाद ले जाते हैं। वहाँ यक्ष और यक्षिणी की का संवाद है। यहाँ पर जो है 38 श्लोकों पर ये लंबा समय व्यतीत करते हैं, जिसमें कुवलय वती की प्यारी स्थिति और राजा के अद्भुत गुणों जो हैं से संबंधित है। यानी कुवलयवती का लक्ष्मण सेन के प्रति अगाध प्रेम की कहानी है। यह पुस्तक का सबसे बड़ा अंश है और वह जो अंश है वहाँ यक्ष और यक्षिणी के कालिदास में उनके संवाद का है और उनके अगाध प्रेम का है। यहाँ पर भी कुवलयवती का लक्ष्मण सेन के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाता है और यह दूत के रूप में पवन को कहता है कि मेरी संवेदना, मेरी भावना जो है उनको वहाँ तक पहुँचाओ। वही बात है मेघदूतम में। तो यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अच्छी रचना है। इसमें एक बात आपको बता दे रहे हैं कि पवनदूतम और मेघदूतम में बेसिक अंतर ये है कि मेघदूतम में रस और सौंदर्य
की भावना की अभिव्यक्ति से परे यह है। पवन दूतम जो है, मेघदूतम में रस और सौंदर्य बहुत ज़्यादा है और इससे यह परे है पवन दूतम। इसमें वह रस और वह सौंदर्य कालिदास का नहीं है। परंपरागत रूप से संस्कृत कविता का एकमात्र उद्देश्य जो होता था वही उसमें है, लेकिन इन्होंने थोड़ा-सा हट करके लिखा है। अपनी कविता का बड़ा हिस्सा संदेश को समर्पित करता है। मैंने बता दिया हूँ, मैसेंजर के रूप में है, संदेश का है और इसको अपने लक्ष्य को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकने में या सक्षम थे। और भी इस पर रचना आने वाली समय में रचना हो रही है। इधर हाल में कुछ रचनाकार जो हैं मोबाइल दूतम के रूप में भी आया है। मेरे जान-पहचान के हैं, उन्होंने लिखा है, तो मोबाइल दूतम भी आजकल आया है। लेकिन चलिए मैं बतला रहा हूँ कि इनकी और आपको सबसे बड़ी विशेषता इस बात की है कि इस पुस्तक का न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेस और जेजेसी फाउंडेशन द्वारा द क्ले संस्कृत लाइब्रेरी नामक पुस्तकों की श्रृंखला ने धोइन की पवन दूतम का अनुवाद कर इसे वॉल्यूम मैसेंजर पोएम्स नाम से प्रकाशित किया है। और इसका अनुवाद जो है बहुत बड़े विद्वान मूर्धन्य जो विद्वान हैं, प्रख्यात विद्वान हैं, वर्ल्ड फेम के विद्वान हैं, सर जेम्स मैलिन्सन, उन्होंने लिखा है। और एक्चुअली क्या है कि यह द क्ले संस्कृत लाइब्रेरी जो है सो नामक पुस्तक जो है, या इसमें कई पुस्तकों की श्रृंखला इसमें से निकलती है। उसमें यह जो है सर जेम्स मैलिन्सन जो है वॉल्यूम्स मैसेंजर पोएम्स लिखे हैं, जो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ या आप देख रहे हैं, या जो है आपको इनके द्वारा लिखी गई है, धोई के द्वारा लिखी गई है। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद जो है आपका सर जेम्स मैलिन्सन ने किए हैं। यह बहुत बड़ी बात है। पुस्तक ऊपर में जो है ये आप देख ही रहे हैं, ऊपर में यह पुस्तक है, उसका ट्रांसलेशन ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए मैं आपको नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ गोवर्धन। गोवर्धन जो हैं ये भी पंचरत्न में आते हैं, पंचकवि में आते हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ गोवर्धना गोवर्धन यहाँ पर आपको लिखा गया है। गोवर्धनाचार्य के नाम से यह जाने जाते हैं। लक्ष्मण सेन के पंचरत्नों में से एक रत्न हुआ करते थे। 8 सप्तशती की रचना की है। 700 श्लोकों की कामुक कविताओं का संग्रह है आर्य सप्तशती, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं गोवर्धन द्वारा विरचित। विरचित मीन्स होता है रचित, और यह आर्य सप्तशती हैं। कहीं आर्य सप्तशती, कहीं आर्या सप्तशती है, लेकिन वही है। मैं उसके कवर को भी दिखाया हूँ। इसको ध्यान में रखिएगा। गोवर्धन, जिनको गोवर्धनाचार्य कहा जाता है। मैं आपको आ रहा हूँ उमापति धर के बारे में। उमापति धर भी बहुत ही अच्छे कवि थे। पंचरत्न में और पंचकवि में इनका भी नाम आता है। मैं आपको बता रहा हूँ देपारा प्रशस्ति एक पत्थर का शिलालेख है। जो प्रशस्ति मीन्स होता है प्रशंसा, जो बंगाल के सेन राजाओं की स्तुति करता है। इसकी रचना जो है लक्ष्मण सेन की दरबारी कवि उमापति धर ने किया है। उमापति धर या देव पारा जो है प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है इस शिलालेख में लक्ष्मण सेन के दादा विजय सेन की प्रशंसा की गई है। विजय सेन बहुत ही प्रतापी और वीर राजा थे और कई राजाओं को हराए थे, और यह सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली प्रतापी राजा रहे हैं विजय सेन, उन्हीं से संबंधित है। लेकिन इसको लिखने वाले उमापति धर है, और उमापति धर जो हैं पंचरत्न रहे लक्ष्मण सेन से। या बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि विजय सेन
के यह कवि रहे होंगे? नहीं, यह विजय सेन के कवि नहीं, विजय सेन के बारे में है, उनकी प्रशंसा है, उनकी प्रशस्ति है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस शिलालेख में सेन राजा विजय सेन सेन साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 1865 ईस्वी में देवपारा गांव में यह मिली थी, जो आधुनिक बांग्लादेश के राजशाही जिले के गोद गोदगाड़ी उपजिला में है और इसकी खोज जो है सी टी मेटकाफ जैसे इतिहासविद और विद्वान ने किया है। और यह जो है आपको इस शिलालेख का मैं आपका प्रति दिखा रहा हूँ, छाया प्रति दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यह इतने महीन है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने आपको प्रूफ के तौर पर यह दिखाया है कि इस तरह की है, जिसमें आपका विजय सेन की विजय अभियान की चर्चा है। और वह जो है, लेकिन लक्ष्मण सेन के पंचरत्न पंचकवि उमापति धर द्वारा यह किया गया है, लिखा गया है। यह बहुत बड़ी चीज़ है। आइए मैं शरण के बारे में बतला रहा हूँ। शरण जो हैं वो भी आपके पंचरत्नों में आते हैं, पंच कवि में आते हैं, इनका भी ध्यान रखिएगा। यह आपको बता रहे हैं, जयदेव ने अपनी पुस्तक में इनका जिक्र किया है, इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये कठिन छंदों को लिखने में उनकी मदद किया करते थे। मेंस आपको बता देते हैं कि यह जयदेव खुद विद्वान थे और उनको वह कठिन छंदों में लिखने में मदद करते थे। इसका मतलब है कि जयदेव जैसे विद्वान इनकी चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यह जयदेव से कम नहीं थे, बल्कि जयदेव से अच्छे रहे होंगे, तभी तो कोई गाइडलाइन देगा, वो भी कठिन छंदों में। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि और गवर्नर श्रीधर दास ने अपनी पुस्तक सदुक्ति कर्णामृत में भी इनका जिक्र किया है, एवं रूपा गोस्वामी द्वारा रचित पदावली में भी इनका जिक्र देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकार के तहत इनका दूसरा नाम है शरणदत्त है, शरणदेव है, चिरंतन शरण है, और इनका दुर्घातवर्ती नामक पुस्तक की रचना की है। यह जो पुस्तक है दुर्घातवर्ती नामक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैं अब आ रहा हूँ पंचरत्न। मैं चर्चा इसलिए इनका कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे आपके लेखक जो हैं, इतिहासविद हैं, 5 पंचरत्न के अलावे आपको 2 आदमी की अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक हलायुद्ध मिश्र हैं, उनका इसमें शामिल कर देते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह हलायुद्ध मिश्र जो थे, यह पंचरत्न में शामिल नहीं थे, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि वो भी शामिल थे। लेकिन पंचरत्न में जो हमने बताया है वह ज़्यादा चर्चित है, लेकिन कुछ इतिहासकार इनके भी नाम को सम्मिलित करते हैं। पंचरत्न में सबसे बड़ी बात है कि 5 जो कवि थे, विद्वान थे। हलायुद्ध मिश्र विद्वान भी थे। इसके अलावे वह जो है न्यायिक पद पर थे, इसलिए इनको अलग माना जाता है। लेकिन चर्चाएँ क्योंकि प्रसिद्ध हैं, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी-सी चर्चाएँ इन पर भी कर दिया जाए कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। या मैं पहले भी बताया हूँ कि सभी के सभी ब्राह्मण थे और विद्वान थे। यह ब्राह्मण सर्वस्व और शेख शुभोदय के लेखक थे। यहाँ पर आपका लिखा हुआ शेख शुभोदय हलायुद्ध मिश्रा। एक्चुअली क्या है कि आपको इसके 25 पार्ट है, मीन्स बहुत मोटी पुस्तकें हैं, बहुत बड़ी पुस्तकें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये ब्राह्मण सर्वस्व, ब्राह्मण जो हैं सर्वस्व का दूसरा नाम जो है शेख शुभोदय। बहुत सारे अरबी और जो विद्वान थे, फारसी के विद्वान थे, जो आपके उर्दू के विद्वान थे, उसको संभवतः शेख शुभोदय करके लिखे हैं। इसलिए ब्राह्मण सर्वस्व
शुभ्योदय मीन्स होता है शुभ का उदय, मीन्स उत्थान के सेंस में होता है। और शेख जो होते हैं, जिस तरह से आपको ब्राह्मण होते हैं, उस तरह से लोग मानते हैं कि वह मुस्लिम में भी शेख का पद उसी तरह से होते हैं, जैसा कि आम बोलचाल में हम लोगों को मालूम है। तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि ब्राह्मण सर्वस्व जो है, इसी का शेख शुभ्योदय जो है, कहीं न कहीं इसका जो है सो जो उर्दू, फ़ारसी और अरबी के विद्वान हैं, उन लोगों के द्वारा यह उसका ट्रांसलेशन किया गया होगा। तो इसीलिए शेख शुभ्योदय लिखा गया है, और बंगाल में यह काफ़ी प्रसिद्ध है। और आपको बता दे रहे हैं, शेख शुभ्योदय जो है द एशियाटिक सोसाइटी जो है कलकत्ता के द्वारा प्रसारित किया गया है। आप जान ही रहे हैं कि एस्थेटिक सोसाइटी तो आपका जॉन्स के द्वारा है, आपको महाराष्ट्र में है, आपको मुंबई में है। लेकिन एस्थेटिक सोसाइटी जो है आपको उसका ब्रांच जो है कलकत्ता में भी है, तो उसके द्वारा प्रकाशित की गई है। यह बहुत बड़ी बात है। और इस पुस्तक को मालदा के डिप्टी कमिश्नर उमेश चंद्र वत्यावल ने वैस हजारी मस्जिद से हरिदास पंडित नामक होम्योपैथ वैद्य की मदद से प्राप्त किया था। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई यह पुस्तक उपलब्ध हो पाई, नहीं तो उपलब्धि नहीं हो पाती तो हम लोग जान नहीं पाते हैं। हलायुद्ध मिश्र, तो मैं आपको इनकी और एक और आपको बता दे रहे हैं, श्रीधर दास। यह दोनों जो है पंचरत्न से अलग हैं, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा इन दोनों का भी नाम शामिल कर दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने इसकी चर्चा कर दिया कि आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहें, आप गलती नहीं करें। इनके पिता जो थे या जो है पंचरत्न से अलग हैं। इनके पिता का नाम वटू दास था, और ये लक्ष्मण सेन के खास दोस्त थे। या समझिए कि बहुत बचपन से ही यह दोस्त रहे हैं, और सदुक्ति कर्णामृत पुस्तक के लेखक रहे हैं। और यह जो है लेकिन मैं बार-बार कहना चाह रहा हूँ, पंचरत्न के ये से अलग थे, और इसको ध्यान में रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।